नमस्कार दोस्तों। संविधान की 75वीं वर्षगांठ है और सरकार भी इसे मना रही है। संसद की जो उच्च सदन है उसमें केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने संविधान पर चर्चा के दौरान लंबा भाषण दिया। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, अंबेडकर का भी जिक्र किया, लेकिन जो अंबेडकर पर जिक्र कर रहे थे 12 सेकंड के भाग को लेकर संसद से सड़क तक, सोशल मीडिया तक सियासी संग्राम छिड़ गया। अंबेडकर के बहाने सियासत भी तेज हो गई। आप ये कह सकते हैं कि अमित शाह ने मोदी सरकार को फंसा दिया है। बीजेपी और मोदी सरकार को दलित विरोधी कटघरे में खड़े करने की ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी नेताओं के जरिए भी विपक्ष सियासी चक्रव्यूह रचने में जुट गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, आपको पूरी बात इस वीडियो में समझाते हैं कि किस चक्रव्यूह में फंसा है मोदी सरकार। अमित शाह ने अपने भाषण का 12 सेकंड का वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने इसके आगे की बात अपनी रखी, लेकिन सिर्फ इतने ही अंश को लेकर, इतने ही भाग को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। सिर्फ कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को पत्र तक लिख दिया। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार तक को निशाने पर ले लिया। केजरीवाल ने नायडू और नीतीश को जो पत्र लिखा है उसके अनुसार से इस पत्र में कहा गया है कि मैं आपको यह पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं, जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को चौंका दिया है, स्तब्ध कर दिया है। शाह का यह कहना है कि अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना आजकल फैशन हो गया है। यह न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अमित शाह के बयान से देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। ये बयान देने के बाद अमित शाह माफी मांगने के बजाय अपने बयान को सही ठहरा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। इस पर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। बीजेपी के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें, ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा। अब उद्धव ठाकरे की बात बताते हैं आपको। उद्धव ठाकरे ने अंबेडकर पर अमित शाह के द्वारा जो टिप्पणी की गई उसको लेकर उद्धव ठाकरे ने आक्रामक रुख अख्तियार किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा अमित शाह को लेकर कि अम्बेडकर का नाम लिया और कहा कि वह किसी भी रूप से स्वीकार नहीं है कि अमित शाह ऐसे बयान दें अम्बेडकर को लेकर। अम्बेडकर ऐसी शख्सियत हैं जो किसी भी पक्ष से बंधे नहीं। आरएसएस और बीजेपी क्या अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर उन्होंने ऐसा कहने की इजाजत दी है? क्या यह उन अन्य दलों को स्वीकार है जिन्होंने अमित शाह को समर्थन दिया, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार या फिर अजित पवार, या फिर इसके बाद भी रामदास अठावले उनके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे? केजरीवाल और उद्धव ठाकरे की स्ट्रेटजी को समझिए। केजरीवाल और उद्धव ठाकरे बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत अमित शाह के बयान को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं। चंद्रबाबू और नीतीश पर भले ही निगाहें हों लेकिन उनका निशाना मोदी सरकार पर है। केजरीवाल और उद्धव जानते हैं कि अंबेडकर के अपमान के बहाने नीतीश नायडू पर अधर प्रेशर पॉलिटिक्स स्थापित करने में वो कामयाब हो सकते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रचने की रणनीति को भी कामयाब किया जा सकता है। नायडू और नीतीश अलग अलग से डगमगा जाएगी और फिर मोदी सरकार, केंद्र की मौजूदा सरकार जो 14 और 19 की तरह सिर्फ बीजेपी सांसद के दम पर नहीं है, बैसाखियों पर है। बीजेपी इस बार नीतीश और नायडू के बैसाखी पर है। 240 सीटें ही बीजेपी को मिली है, बहुमत के आंकड़े से बहुत कम है।
चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू के समर्थन से ही बीजेपी सरकार बना सकी। टीडीपी ने 17 और जेडीयू ने 12 लोकसभा सांसदों का समर्थन दिया। ऐसे में अगर ये दोनों ही दलों के सियासी स्टैंड बदलते हैं तो फिर मोदी सरकार डगमगा जाएगी। और इसी के चलते केजरीवाल और उद्धव ठाकरे दोनों ही अमित शाह के बयान को लेकर नीतीश कुमार और नायडू से सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर सवाल इसलिए दागा जा रहा है क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में दलित वोटर अच्छे खासी है। बिहार में करीब 18% से ज्यादा दलित समाज है, जबकि आंध्र प्रदेश में दलितों की आबादी 17% है। बिहार में अगले साल ही विधानसभा चुनाव है और इसे देखते हुए नीतीश कुमार पर राजनीतिक दबाव बनाने की कवायद भी है। 2024 के आंध्र प्रदेश में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दलित समाज का एकमुश्त वोट टीडीपी के पक्ष में गया। अब समझिए कि मौलाना मदनी भी, उन्होंने भी नीतीश कुमार के बहाने एक दाव चल दिए। मोदी सरकार पर वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े बदलाव करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, जिसको लेकर जेपीसी में भेज दिया। इसके बाद संसद में बिल पास न हो सके, उसे रोकने पर का ताना बाना बुना जा रहा है और इसके लिए जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने भी मोदी सरकार को घेर लिया, बिहार और आंध्र प्रदेश का रूट पकड़ लिया है। और इस तरह उन्होंने बिहार के पटना और आंध्र प्रदेश में मौलाना अरशद मदनी ने संविधान संरक्षण सम्मेलन पर पीएम मोदी के सत्ता को 2 बैसाखियों के टेंशन बढ़ा दी है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने की अगुवाई में जो पहला कार्यक्रम है इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ, इसके बाद बिहार और आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम मौलाना मदनी ने जेडीयू के संस्थापक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को चेताया है कि संसद से अगर वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए संशोधन विधेयक पास हुआ तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार और नायडू होंगे। ये भी साफ कर दिया कि गठबंधन की बारीकियों को समझते हैं और बात जानते हैं कि केंद्र की सत्ता नीतीश और नायडू के समर्थन पर टिकी है। मदनी ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लाखों लोगों की जो संख्या मुस्लिमों की है उससे इकट्ठा करके अपनी बात रखी और कहा कि नीतीश और नायडू तक पहुंचाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम वोटों की सियासत की ताकत से भी वाकिफ करा दिया कि अगर मुस्लिम वोटर पीछे होते हैं तो फिर क्या कुछ होगा नीतीश कुमार और नायडू के साथ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमित शाह का एक बयान, एक लाइन का बयान और मोदी सरकार चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। फिलहाल आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।